राम राम भाई लोग, सेवदा मिशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज एक नए अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक की शुरुआत करते हैं। भारत व नेपाल के बीच में वर्तमान में जो विवाद चल रहा है, इस विवाद का कारण और इस विवाद की उत्पत्ति, क्योंकि सभी को पता है ये विवाद चाइना द्वारा प्रायोजित है। चाइना भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डलवाना चाहता है। तो भारत और नेपाल के बीच में ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि दोनों के बीच के अंदर बड़ा विवाद हो गया। इस विवाद के बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा। ये टॉपिक हमारे राजनीति के अंदर अंतर्राष्ट्रीय या भारत के देश पड़ोसी राज्य है, देश है, इनके बीच में संबंधों से भी हो जाएगा, यानी भारत की विदेश नीति अनुच्छेद 51 के तहत। तो इसकी हम करते हैं चर्चा। तो पूरा विवाद और एग्जाम में इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले जो पेपर होंगे उनमें एक न एक क्वेश्चन इनका 100% बनेगा। तो देखो, सबसे पहले चर्चा करते हैं इस नेपाल की। ज्योग्राफी जानते हैं कि भारत के और नेपाल के बीच में ये विवाद बना काला पानी का। तो ये विवाद बना कैसे? तो सबसे पहले इस उत्पत्ति, यानी बात करते हैं 1700 की, 1767। इस समय भारत के अंदर मुगल काल का पतन की शुरुआत हो गई थी, अंग्रेजों का भारत में आगमन हो गया था। तो यहां पर जो चीज थी वो मुगलों के हाथ में नहीं थी, अंग्रेजों के हाथ में थी। तो ये अंग्रेजों के हाथ में होने के कारण नेपाल से और अंग्रेजों के बीच में विवाद हुआ था, किसी राजा महाराजा के बीच में विवाद नहीं हुआ था। तो देखो, ये आपका नेपाल, इस नेपाल की ज्योग्राफी देखते हैं। तो नेपाल एक स्थलबद्ध देश है। नेपाल कैसा देश है? स्थलबद्ध। अब ये स्थलबद्ध क्या होता है? तो याद रखना, नेपाल के चारों ओर भूमि है, वो भाई साहब पूर्ण रूप से कहा जाता है आपकी भूमि से घिरा हुआ है, कहीं पर भी आपके जल से घिरा हुआ क्षेत्र नहीं है। और आज वर्तमान का 90% व्यापार होता है, ये व्यापार किससे होता है? जलमार्ग के द्वारा। तो याद रखना, आपका नेपाल स्थलबद्ध देश है। दूसरा, नेपाल को बफर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। कौन सा स्टेट? बफर स्टेट। ये बफर स्टेट होता क्या है? तो याद रखना, दो शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य एक छोटा राष्ट्र क्या कहलाता है? बफर स्टेट कहलाता है। देखो भारत की स्थिति, ये भारत है, ये आपका नेपाल वाला क्षेत्र। यहां पर कौन सा देश है? चीन। यहां पर कौन सा देश है? भारत। तो ये भी शक्तिशाली, ये भी शक्तिशाली। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों भी बड़े राष्ट्र, जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान, दूसरा स्थान। तो दो शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य छोटा राष्ट्र कौन सा कहलाता है? बफर स्टेट। तो याद रखना, नेपाल को कौन सी संज्ञा दी जाती है? बफर स्टेट। तीसरा, नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ देश है। किसकी? हिमालय की। यदि हिमालय की गोद में बसा हुआ राष्ट्र कौन सा है? नेपाल है। एकमात्र विश्व का कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था नेपाल। नेपाल ऐसा राष्ट्र है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। और इस नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है, वो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखना, गाय है। ये क्वेश्चन पूछा गया भी है, गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो वो नेपाल का, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं है। अब इसके बीच में नेपाल और भारत के बीच में विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? उस शुरुआत तक हमें पूछते हैं कि ये शुरुआत हुई तो हुई कहां से थी? तो इस नेपाल के बारे में थोड़ी सी चर्चा। शुरुआती काल, शुरुआती काल में ये आपका नेपाल है। नेपाल
ये कितने अक्षर आते हैं नेपाल में? 3 अक्षर आते हैं। तो शुरुआती काल में ये नेपाल 3 भागों में बटा था, 1, 2 और 3। छोटे मोटे राजा हुआ करते थे, लेकिन शक्तिशाली राजा सिर्फ 3 थे। ये क्षेत्र था, ये कहलाता था काठमांडू। ये क्षेत्र है, ये कहलाता था पाटन। और ये क्षेत्र है, ये भगतपुर। यानी शुरुआती काल के अंदर आपका नेपाल 3 भागों में बटा हुआ था। अब इस काठमांडू के अंदर नेपाल का सबसे प्राचीन राजवंश रहता था, जिसका नाम आता है कोइराला राजवंश। कोइराला राजवंश। कभी भी क्वेश्चन आता है नेपाल का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, तो याद रखना कोइराला राजवंश। अब ये कोइराला राजवंश आया कहां से था, तो याद रखना कोइराला राजवंश की उत्पत्ति राजस्थान से हो रही है। और राजस्थान में कहां से? मेवाड़ रियासत से। याद रखना आपका मेवाड़ के अंदर एक राजा हुआ था, राजा समर सिंह। और इसी राजा समर सिंह के 2 संतानें थी। पहले का नाम था रतन सिंह और दूसरे का नाम था कुंभकर्ण। हाँ, वही रतन सिंह, रानी पद्मावती वाला। यानी इस रतन सिंह का भाई था कौन सा? कुंभकर्ण। और ये कुंभकर्ण कहा जाता है आपका मेवाड़ छोड़ के यहां से निकला था। और ये कहां पहुंच गया था, तो ये पहुंचा था नेपाल के अंदर। और नेपाल में जाकर कहा जाता है इसने गुइल राजवंश की स्थापना की थी। और इसी के जो कुंभकर्ण के वंशज है, वो वंशज क्या कहलाए थे? कोइराला कहलाए थे। यही नेपाल का सबसे प्राचीन राजवंश है। इसी कुंभकर्ण के द्वारा इसी काठमांडू के अंदर आपका एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसका नाम आता है पशुपतिनाथ जी के मंदिर। यानी भगवान शिव का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो वो कौन सा माना जाता है? पशुपतिनाथ जी का मंदिर। तो यहां पर शुरुआत में कोइराला राजवंश हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है धीरे धीरे यहां पर है गोरखाओं का आधिपत्य बढ़ गया। यानी यहां पर है कौन आगे? गोरखा। और ये गोरखा है, ये युद्ध कला में कहा जाता है शुरुआती काल से निपुण हुआ करते थे। निपुण कैसे? ये कहा जाता है पहाड़ी युद्ध के अंदर निपुण हुआ करते थे। हिमालय के अंदर पहाड़ी है और हिमालय की गोद में नेपाल बसा। तो ये बड़े लड़ाकू हुआ करते थे। और इन्हीं गोरखाओं ने कहा जाता है आगे चलकर कहां पर अधिकार कर लिया? काठमांडू। अब काठमांडू पर अधिकार करने के बाद में धीरे धीरे इन्होंने संपूर्ण नेपाल के ऊपर क्या कर लिया? आधिपत्य। तो याद रखना एक समय ऐसा आया था तब नेपाल के ऊपर किनका आधिपत्य था? गोरखाओं का। अब देखो विवाद की शुरुआत बढ़ेंगे, ये आपके गोरखा। अब देखो ये पूरा का पूरा नेपाल एक हो चुका है। यहां पर आधिपत्य किनका है? गोरखाओं का। अब गोरखाओं ने पूरे नेपाल पर आधिपत्य कर लिया, तो क्या इनका मन भर गया कि नहीं साम्राज्य विस्तार इतना ही करेंगे? नहीं। जैसे आपके पास में लाख रुपए हो जाए तो आप संतुष्ट हो जाते हो कि बस घना अपने? नहीं, लाख वाला करोड़ चाहता है, करोड़ वाला अरब चाहता है, अरब वाला खरब चाहता है। ये नहीं, हिंदुस्तान में नहीं विश्व में हर व्यक्ति के जिज्ञासा होती है। तो यही जिज्ञासा इन गोरखाओं के जगी। गोरखाओं ने सोचा अब विस्तार कहां से करें, तो इधर तो कर नहीं सकते। क्यों? यहां पर आपका हिमालय की ऊंची चोटियां आती है, यहीं पर आपकी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट यहां पर है चीन, तो इधर तो जा नहीं सकते। तो इसका मतलब है कहां पर आएंगे? भारत। तो यहां पर कहा जाता है आपके ये नेपाली आगे बढ़े गोरखा। ये क्षेत्र पड़ता है आपका तराई क्षेत्र, जिसे वर्तमान में हम नेपाल का तराई क्षेत्र कहते हैं। आपका चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर अधिकार हुआ करता था। समुद्रगुप्त आया था, उसका भी यहाँ पर अधिकार हुआ करता था तराई क्षेत्र में। तो ये तराई क्षेत्र पड़ता कहां पर है? तो याद रखना मगध के अंदर। भारत के अंदर 16 जनपद हुआ करते थे, इनके अंदर सबसे संपन्न जनपद था तो वो कौन सा था?
मगध। यहां पर बहराइच। तो इन गोरखाओं ने कहा जाता है नेपाल के तराई क्षेत्र और बहराइच पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, जो भारत के अधीन आता था मगध। अब यहां पर भारत की ओर से लड़ने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत पर सत्ता थी वो किनकी थी, मुगलों की थी, और यहां पर मुगलों का क्या हो चुका है, दमन हो चुका है। तो भारत में सत्ता किनके हाथ में आ गई, अंग्रेजों के। अंग्रेज आ गए भारत में, और अंग्रेजों ने भारत में आकर एक युद्ध भी लड़ लिया था, और उस युद्ध का नाम आता है 1557 का प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था, बंगाल के नवाब को, और बंगाल पर क्या कर लिया था, आधिपत्य। तो यहां पर भारत में वर्तमान में किनकी चल रही है, अंग्रेजों की चल रही है। भारत की सुरक्षा कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे। तो अंग्रेजों ने भाई साहब नए आए थे, और अंग्रेजों ने इसके प्लासी के युद्ध के 10 वर्ष बाद यहां पर गोरखाओं पर क्या कर दिया, आक्रमण। यानी नेपाल का अर्थ गोरखा। तो गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में युद्ध पूछ ले कि गोरखा और अंग्रेजों के बीच में प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखना ये लड़ा गया था 1767 के अंदर। अंग्रेज मुट्ठी भर थे, यहाँ पर गोरखा अत्यधिक शक्तिशाली थे, और इस प्रथम युद्ध में कहा जाता है अंग्रेजों को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो याद रखना अंग्रेज प्लस गोरखा के बीच प्रथम युद्ध, और प्रथम युद्ध का परिणाम अंग्रेजों की पराजय। अब अंग्रेजों ने सोच लिया कि इनसे दुश्मनी नहीं लेनी है, पहले हमको हिंदुस्तान में क्या करना है, अपनी जड़ें मजबूत करना है, और उसके बाद में हम नेपाल के गोरखाओं से निपट लेंगे। अब गोरखाओं को भाई साहब कहने वाला कोई है क्या, नहीं है। कहने वाले अंग्रेज थे, अंग्रेजों को पराजित कर दिया, तो गोरखा और भी शक्तिशाली हो गए, और इस शक्तिशाली होने के कारण गोरखाओं ने अपना साम्राज्य का विस्तार भारत में और बढ़ाना क्या कर दिया, शुरू। हम देखते हैं कि गोरखाओं का साम्राज्य कहां पर बढ़ा, तराई, ये बहराइच का क्षेत्र। अब इसके बाद में गोरखाओं ने सोचा कि इस क्षेत्र पर अधिकार करते हैं, और यह क्षेत्र कहलाता था उस समय का, यानी वर्तमान का सिक्किम। तो धीरे धीरे गोरखाओं ने सिक्किम के ऊपर आक्रमण किया, और सिक्किम को कहा जाता है 1780 तक पूर्ण रूप से सिक्किम पर अधिकार हो गया, किसका, नेपाल का। यहां से एक नदी आती है, जिस नदी का नाम आता है, कौन सी नदी, तीस्ता नदी। याद रखना इधर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया तीस्ता नदी वाले क्षेत्र तक, पूरा का पूरा सिक्किम नेपाल के दिन, तराई नेपाल के दिन, बहराइच नेपाल के अधीन। अब कहां पर गए, तभी यहां पर कहा जाता है इन नेपालियों की नजर पड़ी, ये क्षेत्र कहलाता है कुमायूं। हुमायूं नहीं है, आपके जैन के अंदर है, मुगल काल बढ़ा हुआ है, नहीं, कुमायूं का क्षेत्र। और इस कुमायूं के बाद में यहां पर क्षेत्र आता है भारत का गढ़वाल का क्षेत्र, और ये दोनों क्षेत्र वर्तमान के आपके उत्तराखंड, यानी गढ़वाल और कुमायूं से मिलकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। तो इन्होंने कहा जाता है गोरखाओं ने कुमायूं और गढ़वाल को जीत लिया 1790 तक। अब देखो, छोटा सा क्षेत्र था, और इस छोटे से क्षेत्र का विस्तार हो गया। यहां पर सिक्किम, तराई क्षेत्र, गढ़वाल का क्षेत्र, यहां पर एक नदी जाती है, और उस नदी का नाम आता है सतलज। ये कहां से निकलती है, तो याद रखना तिब्बत के राक्षस ताल से, राक्षस ताल। अब आपका नेपाल का साम्राज्य विस्तार, इनको हम गोरखाओं का भी कह सकते हैं। तो तीस्ता नदी से लेकर सतलज नदी तक के मध्य का क्षेत्र हुआ करता था, ये उस समय किसके दिन आता था, नेपाल। और ये क्षेत्र है किसका, भारतीयों का। अब यहां पर कहा जाता है अंग्रेज मजबूत हो गए। अंग्रेजों के अंदर कहा जाता है 1813 के अंदर बंगाल का नया गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग।
1813 में बंगाल का नया गवर्नर कौन आ रहा है? लॉर्ड हेस्टिंग। इस लॉर्ड हेस्टिंग ने आते ही सोचा अब कि यार इनको नहीं रोका गया तो आधा हिंदुस्तान तो गोरखाओं के अधीन ही आ जाएगा और अपने अपमान का भी क्या लेना है? बदला। ये बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था लॉर्ड हेस्टिंग। इसके सामने समस्याएं, पहली समस्या गोरखाओं की समस्या, दूसरी राजपूतों की, तीसरी मराठाओं की और चौथी सिखों की। ये बंदा ये सोच रहा है कि ये चारों यदि मेरे अधीन आ जाता है तो संपूर्ण हिंदुस्तान का एक छत्र स्वामी अंग्रेज होंगे। क्यों? गोरखा नेपाल वाले क्षेत्र में, राजपूत आपके राजस्थान वाले, आपके मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र, मराठा आपका दक्षिणी भारत और सिख आपका पंजाब वाला क्षेत्र। इसने लॉर्ड हेस्टिंग ने सबसे पहले किनको चुना? गोरखाओं को, कि इन गोरखाओं का क्या करता हूं? काम तमाम करता हूं। तो इसी लॉर्ड हेस्टिंग ने सबसे पहले युद्ध लड़ा था इन गोरखाओं से और इनके बीच में हुआ था सिंगोली का युद्ध। याद रखना, आपका यही युद्ध है और यही युद्ध इस वर्तमान के अंदर जो काला पानी विवाद है, इस विवाद का क्या बनेगा? कारण। देखिए अब आप हिंदुस्तान को साथ में ले लो। ये भारत का जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र है नेपाल वाला, ये इधर है आपका अरुणाचल प्रदेश, भारत के 7 सिस्टर। यहां पर आपका नेपाल और नेपाल का आधिपत्य इस क्षेत्र पर। यह कौन सा क्षेत्र? सिक्किम। इस क्षेत्र पर, यह क्षेत्र कौन सा आपका? उत्तराखंड। यहां पर नदी आ रही है, इस नदी का नाम है तिस्ता। तिस्ता, पिस्ता नहीं, हाँ पिस्ता, दाका, ये आपके मारवाड़ी भाषा के नाम। यहां पर आपकी नदी आती है, इसका नाम है सतलज नदी। ये राक्षस ताल से निकलती है, राक्षस ताल तिब्बत के अंदर। ये आपका तराई। यहां पर अधिकार किनका है? गोरखों का। और ये आपका बंगाल, और इस बंगाल के अंदर बैठा है आपका लॉर्ड हेस्टिंग। अब लॉर्ड हेस्टिंग ने किसको चुना? गोरखों की। पहले इनका क्या करते हैं? काम तमाम करते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग बनाता है अपनी सेना और सेना का बनाता है सेनापति। अटर लूनी। याद रखना, नेपाल के दूसरे युद्ध के अंदर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अटर लूनी कर रहा था। अब आपके जेहन में यह आता है कि ये हेस्टिंग आक्रमण करेगा नेपाल पर, तो नेपाल का इस समय राजा कौन है? शाबाश, आपके जेहन में ये बात भी आनी चाहिए कि इस नेपाल का आधुनिक निर्माता कौन है? आधुनिक निर्माता या वर्तमान का जनक? तो याद रखना, पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। लेकिन हमारी चर्चा चल रही है कि हेस्टिंग के समय नेपाल का राजा कौन था? तो याद रखना, उस समय मात्र अवयस्क शासक हुआ करता था, 16 वर्ष का। नेपाल का तत्कालीन शासक, तत्कालीन शासक गिर विक्रम शाह
ये उस समय मात्र 16 वर्ष का हुआ करता था। अभी ये युद्ध थोड़ी लड़ेगा। देखो हेस्टिंग वो थोड़ी जा रहा है, सेनापति जा रहा है। तो इस गिर विक्रम शाह का उस समय सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम था आपका भीम सेन थापा। भीम सेन थापा किसका सेनापति है? गिर विक्रम शाह का सेनापति। अब इन दोनों के बीच में कहा जाता है आपका युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध लड़ा गया था 1814-15 के अंदर। याद रखना, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, अंग्रेज नेपाल युद्ध की शुरुआत हुई थी 1767 में, लेकिन आपका आंग्ल नेपाल युद्ध कब लड़ा गया था? इधर देखो, आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था आपके 1814-15 के अंदर, और इसमें आपके सेनापति हुआ करता था नेपाल की ओर से भीमसेन थापा और अंग्रेजों की ओर से आपका अठर लोनी। और इस युद्ध में कहा जाता है यहां पर गोरखाओं की शानदार तरीके से क्या होती है? पराजय होती है। यहां पर कहा जाता है गिर विक्रमशिला पराजित होने के बाद में अंग्रेजों के साथ में संधि करता है, और यही संधि है ये वर्तमान में विवाद का क्या बन गई कारण। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत व नेपाल के बीच विवाद का कारण कौन सी संधि है? तो याद रखना सिंगोली की संधि। किस युद्ध के बाद में हुई थी? तो आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद में। हम देखते हैं हम सिंगोली की संधि। गिंगोली नहीं है, सिंगोली है। सिंगोली की संधि किन किन के बीच में? अंग्रेज वर्सेज गोरखा। अब देखो ये सिंगोली की संधि वर्तमान के विवाद का कारण है। आगे हम देखेंगे ये विवाद है बड़ा कैसे, क्या कारण था। तो ये सिंगोली की संधि कब हुई थी? तो याद रखना ये हुई थी 12 दिसंबर 1815 के अंदर। अब लागू कब हो रही है? क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है सिंगोली की संधि, तो सिंगोली की संधि हो रही है 12 दिसंबर 1815, लेकिन ये लागू कब हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1 मार्च 1816 को। 1 मार्च 1816 को आपकी सिंगोली की संधि है, ये लागू होती है। तो इसका क्वेश्चन इसी से संबंधित है, पूछा जाता है। अब इस सिंगोली की संधि के अंदर अंग्रेजों ने क्या क्या चीजें करवाई थी? तो याद रखना सिंगोली की संधि के तहत आपका पूरा का पूरा तराई का क्षेत्र हिंदुस्तान को प्राप्त हो गया। ये जो आपका सिक्किम का क्षेत्र था, इस सिक्किम के क्षेत्र पर हिंदुस्तान का आधिपत्य नेपाल के गोरखाओं को स्वीकार करना पड़ा। इधर आपका कुमायूं और गढ़वाल का क्षेत्र भी मुक्त करवा लिया गया। तो यहाँ पर सीमा निर्धारित कर दी गई। तो याद रखना सिंगोली की संधि, या वर्तमान में भी पूछ लेते हैं, नेपाल व भारत के बीच में संधि का निर्धारण कौन सी नदियां करती है? तो इन नदियों का निर्धारण किस संधि के तहत हुआ था? सिंगोली के संधि के तहत। देखते हैं ये नदियां कौन सी है। देख यहां से एक नदी निकलती है, ये महाकाली नदी। महाकाली नदी, इस महाकाली को हिंदुस्तान में कहते हैं शारदे नदी। शारदे नदी। तो यहां पर पहला निर्धारण यह हुआ कि आपकी जो ये महाकाली नदी है, इस महाकाली नदी के इधर का क्षेत्र है वो नेपाल के गोरखाओं का होगा। इधर यहां पर एक नदी निकलती है, यहां पर मेची नदी, मेची। तो इसका एक सूत्र बनता है MMT,
याद रखना, भारत व नेपाल के बीच के अंदर जो सीमा निर्धारण होता है वो एमएमटी से होता है। एमएमटी मतलब महाकाली नदी, मेची नदी और यहां पर है त्रिवेणी नदी। त्रिवेणी नदी यानी इन तीन नदियों के मध्य का क्षेत्र था वो आपका वर्तमान का कौन सा, नेपाल। अब आपके जेल में आता है गुरुजी सीमाओं का निर्धारण हो गया तो फिर विवाद कौन सा है बड़ा, तो विवाद बना आपकी महाकाली नदी वाला क्षेत्र। अब ये महाकाली नदी का क्षेत्र क्यों बना, क्या कारण है, तो देखो ये कारण आगे देखते हैं। यहाँ पर ये मेची नदी है, ये कहा जाता है आपके आगे बढ़ती है बिहार के अंदर, और बिहार में यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है किशनगंज, और इस किशनगंज में महानंदा के अंदर मिल जाती है। ये महानंदा आपकी गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। तो ये तो इधर मिल गई, यहां पर वर्तमान में कोई विवाद नहीं है, इस क्षेत्र में कोई विवाद नहीं है। क्षेत्र के अंदर जो विवाद का कारण है वो है आपकी महाकाली नदी का क्षेत्र। हम देखते हैं ये विवाद क्या है और इसके कारण। ये पूरा निर्धारण हुआ था सिंगोली की संधि के तहत ही हुआ था। इसी सिंगोली की संधि के तहत एक सबसे बड़ा काम और हुआ था, यानी पहला तो सीमाओं का क्या हो गया, निर्धारण। दूसरा यहां पर कहा जाता है अंग्रेजों के जेल में आया कि यार ये गोरखा है, ये लड़ाई करने में एक नंबर के एक्सपर्ट होते हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान की भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट अलग है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इस गोरखा रेजिमेंट का गठन कब हुआ था, तो याद रखना अंग्रेज है वो अंग्रेज फायदे की चीज कभी भी छोड़ते नहीं थे। अंग्रेजों के जेल में आ कि यार ये लड़ने में अपने काम में आएंगे। 1816 के अंदर अंग्रेजों ने गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कर दी थी। याद रखना 1857 की क्रांति में गोरखा रेजिमेंट ने अंग्रेजों का क्या दिया था, सहयोग। अब देखते हैं आपका महाकाली नदी है, इसमें जो विवाद है इस विवाद का कारण क्या, यहां पर ये विवाद किस कारण बना। देखो भारत और नेपाल के बीच में विवाद का कारण, और ये विवाद का कारण आपका काला पानी। अब देखते हैं काला पानी है क्या। हाँ करीब करीब के तो जहन में आती है काला पानी, ये नहीं काला नमक डाल देते हैं वो पानी काला हो जाता है, या मेला पानी काला नहीं। काला पानी एक क्षेत्र का नाम है, और ये क्षेत्र है कहां पर, तो ये क्षेत्र यहां पर है। देखो ये आपका नेपाल, ये आपका चीन, और यहां पर आपका कौन सा देश है, भारत। अब देखो यहां से एक नदी आती है ये वाले से, और ये क्षेत्र है आपका काला पानी का क्षेत्र। जो वर्तमान विवाद चल रहा है इस विवाद का नाम कौन सा है, काला पानी विवाद। अब ये काला पानी विवाद क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में, तो ये किस प्रकार है, यहां पर आपकी महाकाली नदी है, महाकाली नदी। इस महाकाली नदी की दो धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं, दो। देखो कौन सी है, यहां से आती है आपकी लिम्पा धूरा, ये साथ लिम्पा धूरा। अब दूसरी आती है यहां पर लिम्पू लेक, ये यहां से ये लिम्पू लेक, और ये दोनों आगे चलकर मिलकर बनती है वो कौन सी नदी कहलाती है, महाकाली नदी। तो यहां पर विवाद ये है
कि भारत है वो भारत आपकी मुख्य नदी मानता है, तो वो मुख्य नदी किसको मानता है? लिम्पू लेक नदी को कि मुख्य नदी ये है, और यहां तक का ये क्षेत्र है ये हिंदुस्तान का है। लेकिन नेपाल वाला नहीं मानता। नेपाल वाला कहता है नहीं नहीं भाई साहब, लिम्पू लेक नदी मुख्य नदी नहीं है, ये तो सहायक नदी है। मुख्य नदी है आपकी लिम्पाधुरा नदी, और ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र मेरा है। अब विवाद का कारण भारत वाला इसको मानता है तो यहां पर पूरा क्षेत्र हिंदुस्तान का आता है, और नेपाल वाला इसको मानता है तो ये वाला क्षेत्र नेपाल का आता है। अब आपके जहन में आता है इस क्षेत्र पर वर्तमान में अधिकार किसका है? तो याद रखना वर्तमान में अधिकार भारत का है। क्यों? 1962 के युद्ध के बाद में भारतीय सैन्य कैंप की स्थापना कर दी गई थी आपके काला पानी में। याद रखना यहां पर भारतीय सेना का कौन सा कैंप है? सैन्य कैंप, ये भारत की सेना के अधीन है यहां पर। अब यहां पर ये विवाद है, ये आज का ये क्या? तो याद रखना ये पुराना विवाद है। 1990 से पहले इस विवाद की शुरुआत हो गई, लेकिन प्रथम बार आपके काला पानी पर भारत और नेपाल के बीच में वार्ता कब हुई थी? तो याद रखना 1990-91 में। अब विवाद हो गया, न तो संधि करने के अंदर है उस समय नेपाल के वर्तमान राजवंश का आता था, न भारत वालों के। ये संधि अंग्रेजों के बीच में हुई थी, तो अंग्रेजों के बीच में हुई तो भारत वालों ने अंग्रेजों को पूछ लिया, ब्रिटेन वालों को फोन किया कि भाई आप संधि देखो। तो ब्रिटेन वालों ने कागज संभाल लिए पूरे, किस विवाद के लिए? काला पानी। और यहां पर जो संधि हुई थी उसका नाम था आपकी सिंगोली की संधि। सिंगोली की संधि। अब अंग्रेजों ने पहले पूछा कि इनके ऊपर हस्ताक्षर किन्होंने किए थे? नेपाल की ओर से। तो यहां पर देखो, भारत में 3 व्यक्तियों को एक साथ फांसी दी थी, जिनमें एक का नाम आता है आपका सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। इसमें आपका राजगुरु, याद रखना सिंगोली की संधि के अंदर नेपाल का नेतृत्व किया था आपके राजगुरु गजराज मिश्र ने। इसका सहयोग किस नेपाली ने किया था? गोरगांव में। तो याद करना इसका सहयोग किया था चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर ने। तो अंग्रेजों ने बताया कि नेपाल की ओर से सिंगोली की संधि के ऊपर राजगुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए थे, और यहां पर कहा जाता है ब्रिटेन एक बार फिर चाल खेल गया। ब्रिटेन वालों ने कहा नेपाल वाले सही कह रहे हैं, इस सिंगोली की संधि के तहत मुख्य नदी किसे माना गया? लिम्पाधुरा नदी को माना गया है। भारत ने भाई साहब ये बात मानने से इनकार कर दिया कि क्षेत्र मेरा है और मेरा ही रहेगा। बात वहीं पर है, खत्म हो गई। 2002 में वापिस दोनों के बीच में वार्ता हुई थी अटल बिहारी जी के समय, लेकिन नेपाल वालों ने कहा आप पहले सेना को यहां से खाली करो, और भारत ने उस बात को वहीं पर क्या कर दिया? खारिज। तो अब ये वर्तमान में विवाद इतना बड़ा क्यों हुआ? ये प्राचीन विवाद है, फिर भी वर्तमान में इतना बड़ा क्यों हुआ? क्या कारण है? इस कारण के बारे में क्या करते हैं? चर्चा। देखो, इतना बड़ा विवाद होने का कारण, देखो ये आपका नेपाल, अब ये आपका काला पानी। अब देखो यहां पर एक दर्रा पड़ता है, और इस दर्रे का नाम है
लेपू दर्रा, सॉरी लिम्पू दर्रा। अब देखो ये दर्रा विवाद का कारण वर्तमान में चर्चा में कब आया, तो देखो ये चर्चा में 2015 में भी आया था। 2015 में कैसे आया था, तो यहां पर भारत का प्रधानमंत्री 2015 के अंदर हुआ करते थे आपके मोदी, और मोदी उस समय कहां पर गए थे, चीन यात्रा पर। मोदी ने यहां पर एक दांव खेल लिया, चीन के साथ में कर लिया व्यापारिक समझौता। यहां पर व्यापारिक समझौते के तहत चीन को अपने पक्ष में लेना चाहते थे मोदी, और यहां पर उस व्यापारिक समझौते में यह तय किया गया कि भारत का जो व्यापार है वो व्यापार अब किस दर से होगा, लिम्पू दर से। जैसे ही हस्ताक्षर हुए चीन वाले ने स्वीकार कर लिया, लेकिन नेपाल वाला भाई साहब बिलक गया। क्यों, ये लिम्पू दर्रा है, इसके ऊपर भी आपका आधिपत्य स्वीकार करना चाहता है नेपाल। ये दर्रा किन नदियों के बीच में है, तो यहाँ पर ना लिम्पादोरा और लिम्पू लेक नदी के मध्य में। अब यहाँ पर विवाद हुआ, लेकिन कहा जाता है ये विवाद थोड़े समय बाद में वापिस ठंडा पड़ गया। क्यों, चीन वाले ने नेपाल वाले का सहयोग नहीं दिया। अब ये वर्तमान में इतना उछला क्यों, विवाद क्या कारण है, तो देखो ये क्षेत्र पड़ता है आपका सिक्किम, यहां पर आपका हिमाचल, यहां पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम आता है शिपकल्ला दर्रा। शिपकल्ला दर्रा याद रखना, ये तिब्बत और हिमाचल को जोड़ता है, सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहां पर पड़ता है आपका नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। और ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहां पर है आपका कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। अब प्रतिवर्ष भारत के लाखों श्रद्धालु जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा। क्यों, भोलेनाथ का निवास स्थान है। यहाँ पर एक झील भी बनी हुई है, कैलाश मानसरोवर झील, वहां पर स्नान करना अत्यधिक पुण्य माना जाता है। तो भारत के श्रद्धालु जाते हैं किस दर्रे से, नाथुला दर्रे से यहाँ पर। तो यहाँ पर जाते जाते उनको 7-8 दिन का क्या लग जाता है समय। यहाँ पर मोदी सरकार है, इस मोदी सरकार ने यहाँ पर एक प्लान बनाया कि क्यों न इन भाई साहब श्रद्धालुओं को इस दर्रे से, लिम्पू दर्रे से हम कहां पर भेज दें, कैलाश मानसरोवर, बिल्कुल ही कम समय लगेगा। तो यहां पर कहा जाता है भारत सरकार ने काला पानी तक तो पहले ही सड़क बनी थी, हिंदुस्तान से काला पानी जाने तक, यहां से लेकर कहा जाता है लिम्पू दर्रे तक भारत ने 80 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवा दिया। 80 किलोमीटर। ये सड़क बनाता कौन है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, ये भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो सीमा सड़कों का निर्माण वो BRO करता है। इस BRO ने 80 किलोमीटर की सड़क बना दी। ये सड़क काला पानी को लिम्पू दर्रे से जोड़ती है, और इसका उद्घाटन हुआ था आपके 8 मई 2020 को। किसने किया था, तो याद रखना रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। जैसे ही राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था 8 मई को, ये भाई साहब विवाद का कारण बन गया। चीन वाले ने कहा जाता है नेपाल को भड़का दिया। वर्तमान में नेपाल की सरकार है, ये कम्युनिस्ट सरकार है, CPM, ये चीन में ही कम्युनिस्ट है। तो ये वर्तमान सरकार चीन के प्रति समर्पित है। और यहां पर नेपाल का प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली, ये हमेशा चीन के गोद में बैठा रहते हैं। तो इन KP शर्मा ओली को चीन वाले ने भड़का दिया कि तू डर मत, मैं तेरे क्या हूं साथ। और इसने चीन वाले के कहने पर इसका विरोध कर दिया। कहा जाता है नेपाल के अंदर बड़ा भयंकर विरोध प्रदर्शन हुआ।
इस आपके काला पानी विवाद को लेकर। और इसके बाद में कहा जाता है नेपाल वाले ने नया नक्शा जारी करते हुए इस काले पानी के क्षेत्र को अपने नक्शे के अंदर शामिल कर दिया और ये सबसे बड़ा क्या हो गया, विवाद हो गया। हालांकि नेपाल की संसद में ये पारित नहीं हुआ अभी तक, जब तक पारित होगा उसी समय आधिकारिक माना जाएगा। लेकिन इसके पीछे अब जो गेम खेल रहा है वो कौन सा खेल रहा है, चीन। अब चीन है ये भारत और नेपाल को लड़ाना चाहता है। नेपाल हमेशा समर्पित रहा है भारत के प्रति। नेपाल के अंदर सबसे ज्यादा जो चीजें जाती है वो स्थलीय मार्ग से जाती है। नेपाल को यदि व्यापार की आवश्यकता भी पड़ती है तो भारत के बिना वो कभी भी व्यापार नहीं कर सकता। बेटी और रोटी का संबंध है नेपाल में, तराई क्षेत्र है नेपाल का उसमें, और बिहार यूपी वाले इनके अंदर वैवाहिक संबंध है। फिर भी वर्तमान के अंदर नेपाल की सरकार है वो कम्युनिस्टों के चीन के कहने पर क्या कर रही है, काम कर रही है। और यही दोनों के बीच में विवाद का सबसे बड़ा क्या बन गया है, कारण बन गया है। अब आने वाले समय में भारत चाहता है बातचीत से इस विवाद का क्या कर दिया जाए, अंत कर दिया जाए। तो ये आपकी काला पानी विवाद के बारे में चर्चा। अब भारत और नेपाल के बीच में और कौन से मुद्दे, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। लेकिन देख लेते हैं कि विवादित क्षेत्र और कौन कौन से हैं। देखो भारत व नेपाल के बीच में और कौन कौन से विवाद है। तो पहला विवाद तो हमने पढ़ लिया, काला पानी विवाद। दूसरा 4.5 बीघा सुस्ता से पूछ लिया जाता है। 3.5 बीघा गलियारा विवाद किनके बीच में, तो 3.5 बीघा गलियारा विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में, जबकि 4.5 बीघा सुस्ता क्षेत्र विवाद किनके बीच में, भारत और नेपाल। तो दूसरा। तीसरा IC-814 विमान। अब आपके जहन में आता है गुरुजी ये विमान भारत और नेपाल के बीच में विवाद का कारण कैसे बन गया। तो आपने कभी कांधार कांड पढ़ा क्या, कांधार कांड, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार। उस समय नेपाल से भारत के एक यात्री विमान को हाईजैक कर दिया गया आतंकवादियों के द्वारा और इसको कहां पर ले जाया गया था, कांधार। और ये कांधार कहां पर आता है, अफगानिस्तान के अंदर। ये अफगानिस्तान में कहां पर ले गए थे, तो दक्षिणी कांधार के अंदर। इसके अंदर कहा जाता है नेपाल वालों का सहयोग था। तो ये भी इनके बीच में विवाद का क्या कारण। चौथा लहासा काठमांडू सड़क। चीन भारत को घेरना चाहता है। अगले वीडियो में हम भारत और चीन के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो इस चीन ने भारत को घेरने के लिए क्या किया, लहासा तिब्बत से लेकर काठमांडू तक सड़क मार्ग का निर्माण कर दिया। और यह सड़क मार्ग क्यों बनाया कि जब भी युद्ध हो उस समय में मेरी सेना को नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में उतार सकूं। तो ये 4 विवाद है सबसे बड़े कारण भारत और नेपाल के बीच में। इनके अलावा दोनों देश शांति प्रिय देश है। इसके बाकी के विवादों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और ऐसे अगले वीडियो में भारत और चीन के बीच में जो वर्तमान में युद्ध की स्थिति है इसके बारे में हमारी क्या होगी चर्चा। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।